जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोविड से मौत के आंकड़ों को छुपा रहा प्रशासन, कैसे अनाथ बच्चों को देगा पेंशन का लाभ। अप्रैल माह के बाद मई माह में भी नहीं थम रहा जिले में मौत का सिलसिला। 17 मई को हुए 18 शव के अंतिम संस्कार। 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों की कोविड काल में हुई मौत, राहत राशि के लिए परेशान हो रहे परिजन। कोविड का वैक्सीन नहीं लगाने पर लालबर्रा के 17 कर्मचारियों को मिला नोटिस। और नगर पालिका ने वार्ड नंबर 13 में खोदी नाली, अधूरा छोड़ा काम, वार्डवासी बदबू से परेशान। इस सड़क हादसे में मृतक बहाकल निवासी 20 वर्षीय उज्जवल उर्फ लक्की पिता विपिन लाल बिसेन बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं डंपर को जब्त कर पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अर्जुनी माइंस में सुपरवाइजर था। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना कैसे हुई। बताया जा रहा है कि युवक उज्जवल बिसेन डंपर क्रमांक MH35F1911 की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां पर लोगों का और वाहनों के जमा होने से जाम की स्थिति निर्मित हो गई। जिला मुख्यालय से लगी हुई रेंगाटोला पंचायत के नलों में बीते 1 महीने से मटमेला और जंग युक्त पानी आ रहा है। इस बात की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा संबंधित कर्मचारियों को की गई, बावजूद इसके कि हेडपंप मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान रेंगाटोला के ग्रामीणों ने बताया कि हेडपंप से खराब पानी आने की वजह से ग्रामीण परेशान है। कोविड के इस दौर में किसी अन्य व्यक्ति के घर से पानी लाने में भी परेशानी हो रही है। तो 1 महीने से है, 1 महीने से बिल्कुल 3-4 वार्ड में बिल्कुल समस्या पानी की बहुत। हाँ, कितने के नलों में ऐसी समस्या? 3 नल हैं, 3 नल हैं। पंप। तीनों में जंग आ रहे हैं? हाँ, तीनों में आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने कुछ आगे तो किए थे, इसके लिए कुछ अभी किए नहीं हैं। तो नल की सफाई के लिए सफाई के लिए भी कोई कुछ नहीं डाले हैं इसमें। अभी जो कार्य कराया गया है, तो किसको सूचना दिए थे? ये चौधरी जी को दिए थे। हाँ, चौधरी जी आके कर रहे हैं, तो उनके द्वारा अभी कार्य किया जा रहा है। हाँ। ये समझा तो 1-1.5 महीना करीब हो गया। इस नल को एक बार और बना चुके थे, फिर भी ये नल बना नहीं और अभी बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। इसमें पानी की बहुत समस्या है और पूरा जंग युक्त पानी निकलता है और बहुत जो बार मारने के बाद पानी निकलता है। जैसे अभी पानी की समस्या है, तो कहाँ से ला रहे पानी? पानी की समस्या होने से कोई कहीं से ला रहा है, कोई दूर से ला रहा है, कोई आजू बाजू के किसी के यहाँ बोर है तो वहाँ से व्यवस्था कर दे ला रहा है। बाकी पानी की बहुत यहाँ समस्या है। प्रशासन द्वारा कुछ सूचना दी गई? नहीं, कोई ऐसा कुछ दिया नहीं गया प्रशासन द्वारा। कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंट पर रहकर काम करने वाले राजस्व विभाग के अमले ने एक और बेहतर कार्य करते हुए बालाघाट तहसील कार्यालय के समस्त स्टाफ ने मिलकर जिला अस्पताल को 2 ऑक्सीजन मशीनें दान दी है। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष अरुण बिरनवार और तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि कार्यालय के समस्त स्टाफ ने मिलकर 2 ऑक्सीजन मशीन के लिए पैसे एकत्रित किए और 17 मई को यह मशीन कलेक्टर दीपक आर्य के माध्यम से जिला अस्पताल को सौंप दी गई। देखिए क्या है, अभी ये महामारी के कारण जो है हम रात दिन फील्ड में हैं। जब लोग जिला चिकित्सालय और अन्य स्थान पे ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान होते हैं और रात में हमको फ़ोन लगाते 12-12, 1-1 बजे रात तक हम लोगों ने उन लोगों का सहयोग किया। उस समय की हम लोग के मन में भावना है कि क्यों ना इन लोग हमारा अपना जो है रात दिन सेवा तो करता है, सहयोग करता है, लेकिन क्यों ना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन दे दी जाए तो कम से कम 2 आदमी की जान बच पाएगी। हमारा जो पटवारी संघ है, हमारा जो पटवारी है, राजस्व विभाग है, वो रात दिन से सेवा का ही काम करता है और सेवा में जुटा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि भगवान न करे ऐसी आपदा फिर आए,
वो कभी आएगी तो हम अपने अधिकारी के माध्यम से, अधिकारी के सहयोग से रात दिन से जो है हम लोग लगे रहते हैं। और इस समय जो है सैंपलिंग से लेके वैक्सीनेशन से लेके सारे काम में हमारे पटवारी लोग और हमारा राजस्व विभाग अग्रणी बना हुआ है और सहयोग कर रहा है। वो समय आने पे जो है हम लोग जैसी भी स्थिति में हमारे अधिकारी बोलेंगे, जैसे भी सहयोग की हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग तत्पर रहेंगे। कितने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और लगातार ऑक्सीजन की कमियाँ महसूस हो रही है। बालाघाट जिले में आपको ठीक हो चुकी है। इसी में तहसील परिवार बालाघाट की ओर से सभी परिवार के सदस्यों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिला प्रशासन की ओर डोनेट किया है। और हम सभी लोगों की मंशा है कि जो भी इसके लिए होगा उसको जरूर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के माध्यम से उसको ऑक्सीजन प्रदान की जाए। और हम सभी अन्य तहसील जो बालाघाट जिले के हैं उनके तहसीलदार और तहसील स्टाफ से अनुरोध करते हैं इसी तरह का प्रयास वो करें ताकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन या ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी होने ना पाए। आने वाले समय में तीसरी वेव की आशंका। राजस्व अमले के द्वारा की गई इस पहल की कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जमकर तारीफ की गई और कहा गया कि जैसे उनके द्वारा अब तक बेहतर कार्य किया गया है, आगामी दिनों में भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। यही राजस्व अमले से उम्मीद है। अभी हमारे तहसील स्टाफ ने, पटवारियों ने, सभी ने मिलकर के 2 बस्ते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे लोगों ने जो मेहनत किया है पूरा लॉकडाउन का एनफोर्समेंट में, गाँव में सर्वे में, वह अत्यंत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं बधाई देना चाहूँगा समस्त राजस्व स्टाफ को और उनके मुखिया तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार साहब को कि वो जिस तरीके से अभी तक कार्य करते हैं कुछ दिन और इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से कार्य करते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के अचानक आ जाने से उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर भारी दबाव आ गया था और जिसके कारण बहुत से लोगों को अपने परिजनों को खोना पड़ गया है। अब तीसरी लहर के आने की संभावना को देखते हुए शासन प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है और उसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में 17 मई को मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता में जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की बैठक आयोजित कर उनके सुझाव सुने गए और उन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि शासन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जिला चिकित्सालय बालाघाट में बच्चों के लिए 10 बेड के पीडियाट्रिक्स आईसीयू की तैयारी करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन इसके अलावा बूढ़ी के कोविड अस्पताल एवं मुन्ना स्टेडियम के कराटे प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए कोविड अस्पताल को बच्चों के उपचार के लिए तैयार कर रहा है। जिला चिकित्सालय के बच्चों के सभी वार्ड में केंद्रीकृत ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड तैयार किए जा रहे हैं। बैठक में दिए गए सुझाव के अनुसार बच्चों के लिए उपयोग होने वाले सीपेप, पल्स ऑक्सीमीटर एवं अन्य जरूरी मशीनें क्रय और वारासिवनी एवं लांजी के सिविल अस्पताल में भी दवाओं एवं मशीनों का इंतजार करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल माह के पहले सप्ताह से जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से शुरू हुआ मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 मई को जिले के बालाघाट, वारासिवनी, लांजी तहसील में 18 शव के अंतिम संस्कार किए गए। बीते दिनों की तरह बालाघाट और वारासिवनी में भी मौत का आंकड़ा अमूमन समान रहा। इस दौरान बालाघाट स्थित जागपुर शमशान घाट में 8 शव के अंतिम संस्कार किए गए। वहीं दूसरी ओर वारासिवनी में 3, सिकंदरा में 2 और गर्रा में 2 शव के अंतिम संस्कार किए गए। इसी तरह लांजी तहसील में भी पूर्व की तरह मौत का सिलसिला चलता रहा। 17 मई को 3 शव के अंतिम संस्कार किए गए। हालांकि इनमें से 2 लोगों की मौत बालाघाट जिले से बाहर होना बताया गया है। जानकारी मिल रही है कि बीते कुछ दिनों के दौरान लोग घरों पर रहकर ही इलाज करवाना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह बालाघाट में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मशीन की पर्याप्त उपलब्धता को भी बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अपने जारी करने वाले आंकड़ों में इस बात का खुलासा कर रहा है कि घर पर रहकर लोग ठीक हो रहे हैं, उसमें अस्पताल से ठीक हुए मरीजों के बराबर घर पर रहकर ठीक हुए मरीजों की संख्या बराबर है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2 दिन पहले घोषणा की गई कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का कोविड से निधन हुआ है उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यही नहीं, उनकी पढ़ाई शासन अपने खर्च पर करवाएगी। निश्चित ही इस संक्रमण और बेहद संकट के दौर में शासन की घोषणा थोड़ी राहत पहुंचाने वाली लग रही हो। बड़ी बात यह है कि जहां शासन कोविड की ओर से मौत के आंकड़े जहां छुपाए जा रहे हैं, वहां कोई कैसे सिद्ध कर पाएगा कि उनके परिजन की मौत कोविड से हुई थी। इस योजना की जमीनी हकीकत और धरातल पर पड़ताल करने के लिए हमने जब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसे कोविड से मृतकों की सूची में शामिल किया गया है उसकी पड़ताल की तो पता चला कि अधिकांश लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है।
जिनमें से अधिकांश शासकीय कर्मचारी है। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हुई हो और इस सूची में शामिल हो। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह आंकड़ा महज उंगली पर गिने जाने वाला है, हकीकत कहीं और दूर है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अन्य लोगों को कोविड से मृतक मानता ही नहीं, तो फिर कैसे ऐसे परिजन जिनकी मौत हो चुकी है, बच्चे अनाथ हो गए हो, उन्हें मध्य प्रदेश शासन की योजना का लाभ मिल पाएगा? मध्य प्रदेश शासन जानती है कि उनके द्वारा कोविड से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने एक और रास्ता निकाला। ऐसे परिजन जिनका निधन हुआ हो और कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार हुआ हो, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई। लेकिन बालाघाट जिले के भीतर की ही बात करें तो स्वास्थ्य विभाग स्वयं मानता है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी कोविड की जांच नहीं हो पाई थी। सांस लेने में तकलीफ की वजह से परिजनों ने उन्हें भर्ती किया और इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। कोविड गाइडलाइन के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनका कोई आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद नहीं है। नतीजा इस समय स्वास्थ्य विभाग स्वयं यह नहीं बता सकता कि ऐसे कितने परिजन हैं जिनकी मौत हुई है, बच्चे अनाथ हुए हैं और उनके अनुसार विभाग की योजना का लाभ मिल पाएगा या न मिल पाएगा। मतलब साफ है, सब कुछ ऐसे ही कागजी घोड़े दौड़ते रहे तो मध्य प्रदेश शासन की योजना का लाभ ऐसे अनाथ बच्चों को नहीं मिल पाएगा जिनके सिर से माता पिता का साया उड़ गया। विपत्ति के इस दौर में शासन ने जो योजना बनाई है वह भी जानती है कि कोविड से मौत को घोषित कर पाना इन दिनों बेहद ही कठिन है, इसलिए योजना तारीफों के लिए बनी है और वहीं तक सिमट कर रह जाए। अब देखना यह है कि जिले के भीतर ऐसे कितने अनाथ बच्चों को लाभ मिल पाता है। बारासूरी नगर के तहसील कार्यालय स्थित सामुदायिक भवन में सोमवार को ब्लॉक आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ाया गया लॉकडाउन का नगर में किस प्रकार से पालन करवाना है, साथ ही अन्य प्रकार की अति आवश्यक सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन, घर घर सर्वे, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग सहित अन्य प्रकार के विषयों पर चर्चा कर पूर्व की तरह शहर सहित क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन लोगों से करवाने के लिए निर्णय लिया गया है। देश आए हुए हैं कि ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाना था, हम लोगों ने गठित किया। कलेक्टर साहब के यहाँ से भी नामित हुए हैं सभी लोग। तो हम लोग इसमें 12 लोग हैं, 12 सदस्य हैं। इसमें SDM अपने अनुविभाग के, SDOP, CDPO और इसके साथ PMO नगर पालिका की और DMO जो डॉक्टर के ये सब लोग, और साथ साथ सांसद जी के प्रतिनिधि, विधायक जी के प्रतिनिधि और जो गणमान्य नागरिक हो सब, ऐसे 12 लोगों की कमेटी है। कमेटी सिर्फ जो क्राइसिस अभी चल रही है हमारे यहाँ पे कोरोना, इसके संबंध में चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया था। तो अलग अलग जो मुद्दे थे उसके संबंध में चर्चा हुई, जिसमें जो प्रशासन कर रहा है कंट्रोल करने के लिए वो सब बताया गया इनको, और जो समस्याएं समाज के बीच में अभी भी चल रही हैं उस चीज़ को लेके इन लोगों के द्वारा हम लोगों को भी अवगत कराया गया। वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी के अंतर्गत आने वाले बोडे गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए वन अधिकारियों ने ग्रामीण पूरनदास पिता महादास लोधी के घर से 1 नग आरा, 34 नग सागौन चिरान और 3 सागौन के लट्ठे जब्त किए गए हैं, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। जब्त सामग्री को काष्ठागार डिपो लांजी परिवहन करवाया गया और आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम को किसी मुखबिर ने गांव में अवैध सागौन कटाई व अवैध सागौन परिवहन किए जाने की सूचना दी थी, जिनकी सूचना पर यह कार्रवाई की गई।